हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम हमारी ओरिएंटेशन सीरीज़ वाले लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने राघव सर के साथ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन की। राघव सर ने आपको बताया कि किस तरह से क्या सिलेबस है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, कौन से पेपर्स लिए जाते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, एक सी सैट का पेपर होता है। सी सैट क्वालिफाइंग होता है, जनरल स्टडीज़ के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। जो बच्चे प्रीलिम्स स्टेज क्लियर करते हैं, मेरिट में टॉप में आते हैं, वो बच्चे मेन एग्ज़ाम लिखने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब ये जो मेन एग्ज़ाम है, सबसे पहला सवाल तो हमारे माइंड में आता है कि भाई कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं मेन एग्ज़ाम्स के लिए। तो यूपीएससी ने रफली बताया कि 12 to 13 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इतने बच्चे मेरिट में से सेलेक्ट किए जाते हैं मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। अब मेन एग्ज़ाम में आता क्या है? सबसे पहली चीज़ जो हमने मेन एग्ज़ाम के बारे में ध्यान में रखनी है कि ये सब्जेक्टिव स्टेज है। जैसे प्रीलिम्स हमारी ऑब्जेक्टिव स्टेज थी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे। मेन एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव कन्वेंशनल टाइप आंसर्स लिखने होंगे। आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। फिर मेन एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं? इसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर तो होते ही हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी होते हैं। जैसे एक तो लैंग्वेजेस के 2 पेपर्स होते हैं। फिर यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके 2 पेपर होते हैं आपके मेन एग्जाम के दौरान। तो एक बार मैं पैटर्न ब्रीफली आपको बता देता हूं कि कौन कौन से पेपर्स आते हैं। एज फार एज जनरल स्टडीज आर कंसर्न, इसमें आपके 4 पेपर होते हैं: जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन पूछा जाता है। जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन पूछा जाता है। एंड जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड केस स्टडीज, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के ऊपर ही बेस्ड केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 4 जीएस के पेपर होते हैं। हर जीएस का पेपर 250 मार्क्स का है। तो 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज का पेपर आता है यूपीएससी मेन एग्जाम में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि यू आर सपोज टू चूज 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट को आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है किसी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट को आपको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो किस तरह से, किस बेसिस पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना हो, इस कंटेक्स्ट में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो में आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी ऑप्शनल को चूज करने के कंटेक्स्ट में। तो अभी आज की वीडियो में मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। यूपीएससी उसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में आपसे 2 पेपर लेता है, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। माइंड इट, ये 2 डिफरेंट ऑप्शनल नहीं है, आपको एक ही। लेट्स से कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल का ही पेपर 1, हिस्ट्री ऑप्शनल का ही पेपर 2। मेरा ऑप्शनल लेट्स से सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर 1, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर 2। तो ये ऑप्शनल के पेपर 1, पेपर 2 हैं। अगेन एवरी पेपर इज ऑफ, ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। तो टोटल 500 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। 1000 मार्क्स का जीएस, 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल। इसके अलावा एक एस्से का पेपर होता है। एक एस्से का पेपर होता है 250 मार्क्स का। इस पेपर में यूजुअली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, 2 एस्से पूछे जाते हैं 125 मार्क्स के। तो एक 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का एस्से का पेपर हो जाता है। तो ये 1500 एंड 250 मार्क्स मिला के बनती है आपकी मेंस की मेरिट। इस मेरिट में इस टोटल में से 1750 मार्क्स में से जो टॉप में आएगा, जो मेरिट में आएगा, उस बच्चे को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये मेन एग्जाम का पैटर्न है। लेकिन इन सारे पेपर्स के अलावा 2 पेपर आपको और देने होते हैं। वो कौन से पेपर्स हैं? वो हैं आपके लैंग्वेजेस के पेपर। एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना है, एक आपको किसी भी रीजनल लैंग्वेज का पेपर देना है। रीजनल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज मुझे बोलना चाहिए, इसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है, संस्कृत भी इंक्लूडेड है। इंग्लिश या किसी इंडियन लैंग्वेज का आपने 2 पेपर देने हैं। हर पेपर ये भी 250 मार्क्स का पेपर आता है।
लेकिन ये पेपर्स के मार्क्स आपके इवेंचुअल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं. These paper, the language papers in the UPSC main exam, they are basically of the qualifying nature. क्वालिफाइंग नेचर का क्या मतलब है? जैसे हमने प्रीलिम स्टेज में देखा था कि सीसैट आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं एक्चुअली स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए, कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए मेन एग्जाम के लिए. कैंडिडेट किस तरह से, किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं मेन एग्जाम लिखने के लिए? सिर्फ जो उनके जीएस में मार्क्स आए होते हैं. लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, अब नाम ही उसका क्वालिफाइंग पेपर है, उसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे, उस पेपर में जो मिनिमम मार्क्स बोले हुए हैं उतने मार्क्स आपके नहीं आएंगे, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए. सेम इज ट्रू अबाउट दी लैंग्वेजेस पेपर ओवर हेयर. इसमें यू आर सपोज टू गेट 1/3 मार्क्स, 33% मार्क्स आपने लेने होते हैं. अगर आप 33% मार्क्स नहीं ले रहे हो इन पेपर्स में, तो आपको इंटरव्यू स्टेज के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा. चाहे आपके 1750 में से 1750 मार्क्स ही क्यों ना आ गए हों, 100 आउट ऑफ मतलब 100% मार्क्स आपके क्यों ना आ गए हों, अगर आपने लैंग्वेजेस के पेपर में 33% मार्क्स नहीं लिए, तो आपको इंटरव्यू स्टेज के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा. तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू क्वालिफाई द लैंग्वेज पेपर. लेकिन लैंग्वेज पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपकी एक्चुअल मेरिट निकालने में. तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है. बाकी आज की क्लास का जो हमारा मेन फोकस है वो है जीएस पेपर 1. जीएस पेपर 1 में मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि इसमें हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन आता है. तो इसके सिलेबस को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस मेंशन किया हुआ है जीएस पेपर 1 का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री पोर्शन की. As far as history portion is concerned, इसके 3 मेन पार्ट्स मेंशन्ड है. सबसे पहले तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाला पोर्शन. इसमें इंडियन कल्चर, इट विल कवर द पोर्शन फ्रॉम, इट विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. ये इस एस्पेक्ट को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि What exactly is part of your syllabus. बच्चे क्या करते हैं कि साल 2 साल तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होता. हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं हम, यूजुअली एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. हम सारी वो किंग्स एंड डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, बैटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. एंड देन हमारे मन में एक डाउट रहता है कि यार क्या ये पोर्शन मेंस में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा. फिर इसी तरह से इंडियन कल्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं. इंडियन कल्चर बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पे आप वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में, डांस फॉर्म्स के बारे में, म्यूजिक फॉर्म्स के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, इतनी सारी आर्किटेक्चर के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हो. अब प्रीलिम्स में क्या आएगा और मेंस में क्या आएगा, बच्चे हमेशा ही इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं. उन्हें लगता है कि ये जो ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन होती है कि ये डांस कहाँ का डांस है, ये फोक डांस कहाँ का डांस है, ये मार्शल आर्ट कहाँ की मार्शल आर्ट है, ये जो ट्रिवियल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाएंगे आपको. मेंस में भी बच्चों की अक्सर यही अप्रोच देखने को मिलती है कि उन्हें लगता है कि सारे के सारे मैं डांस फॉर्म्स याद कर लूँ, शायद इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के सारे फोक डांस फॉर्म्स बताओ, या लेट्स से उत्तर प्रदेश के सारे फोक डांस फॉर्म्स बताओ. इस तरह की चीज़ ना यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन की है, ना हमने प्रिपेयर करनी है. यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या मेंशन किया है, इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स. किस तरह से हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम्स से लेके मॉडर्न टाइम्स, किस तरह से हिस्टोरिकली हमारी आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं, हमारी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, पेंटिंग फॉर्म्स हमारी किस तरह से इवॉल्व हुई हैं. एंशिएंट टाइम्स में किस तरह की पेंटिंग्स थी, उसके बाद अर्ली मिडिवल टाइम्स में किस तरह की पेंटिंग्स थी, मिडिवल टाइम्स में किस तरह की पेंटिंग्स हैं, एंड मॉडर्न टाइम्स में किस तरह की पेंटिंग्स हैं. ये आर्ट फॉर्म्स किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, ये है हमारे सिलेबस का पार्ट. तो पहला पार्ट हो जाता है हिस्ट्री वाले पोर्शन में कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. फिर आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे.
जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री इन्होंने स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन नहीं की है, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमने कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है एज फार एज जीएस पेपर 1 इज कंसर्न। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है। यहाँ पर हम कवर करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट करके 1750 वाले पीरियड से स्टार्ट करके प्रेजेंट तक की सारी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हमने करनी है। क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे इस दौरान, क्या कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वगैरह थी, एंड क्या मेन इश्यूज थे जिसके ऊपर स्ट्रगल्स वगैरह वेज की गई हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट। इसमें अब नेक्स्ट यूपीएससी क्या मेंशन करता है, स्पेसिफिकली उन्होंने फोकस दिया है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट के ऊपर। फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से डेवलप होती है, यही टाइम फ्रेम है। 1750 से लेके प्रेजेंट टाइम्स तक उन्होंने कवर करने के लिए हमें बोला है। इसमें से स्पेसिफिकली जो हमारी नेशनलिस्ट हिस्ट्री है, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस इन्होंने दिया है। क्या उसके इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी, किस तरह से राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, किस तरह से अर्ली स्टेजेस में मॉडरेट नेशनलिज्म का राइज होता है, फिर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का राइज होता है, फिर गांधीयन नेशनलिज्म का राइज होता है, क्या उसके मेन फीचर्स वगैरह हैं। तो वो सारी चीजें करनी है। वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी की नॉन वायलेंट मूवमेंट्स चल रही थी, उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, महाराष्ट्र रीजन से क्या कंट्रीब्यूशन था, बंगाल से क्या कंट्रीब्यूशन था, साउथ इंडिया से क्या कंट्रीब्यूशन था, एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी के साथ जो एक स्पेसिफिक चीज सिर्फ मेंस सिलेबस का पार्ट है, प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। जब हम प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो हम इंडिया की आज़ादी तक, इंडिपेंडेंस तक स्टडी करते हैं। लेकिन मेन एग्जाम के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी करनी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कवर करना है। तो नेक्स्ट यूपीएससी मेंशन करता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। आज़ाद होने के बाद किस तरह से हमने इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करके एक यूनाइटेड इंडिया क्रिएट किया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसी तरह से इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हमने किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की। लैंग्वेज प्रॉब्लम, किस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कौन सी भाषा हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, कि इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स में क्या मेन इश्यूज हमने फेस किए। तो उस कंटेक्स्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो ये है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, नेक्स्ट जो टॉपिक यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दिस विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on society। एक लाइन में सारी की सारी वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दी है कि 18th सेंचुरी से लेके अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन्ड है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, इंपीरियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, ये चीज़ें इन्होंने सिलेबस में मेंशन की हुई हैं, पॉलिटिकल फिलोसफीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही इवेंट्स हैं, क्योंकि ऊपर उन्होंने किया है कि
18 सेंचुरी से की इवेंट्स, 18 सेंचुरी से लेके अब तक जो भी की इवेंट्स हुए हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो काफ़ी डिटेल सिलेबस बनता है इसका भी, वर्ल्ड हिस्ट्री का। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड वॉर्स, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया सारा हिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें कल्चरल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है जीएस पेपर 1 का, दैट इज इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज। ये काफ़ी डायनेमिक सा टॉपिक रहता है। हिस्ट्री तो ऐसा है कि कहते हैं कि स्टैटिक टॉपिक है, इसमें जो हुआ था तो हुआ था, वो बदल नहीं सकता, वो वही सारी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। सोशल इश्यूज़ वाला टॉपिक थोड़ा सा डायनेमिक टॉपिक रहता है। एवरीडे बेसिस पे सोशल इश्यूज़ के कंटेक्स्ट में कुछ नई डेवलपमेंट्स आती रहती हैं। गवर्नमेंट कुछ सोशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर देती है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर देती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान से प्रिपेयर करनी होती है। एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं। Salient features of Indian society, diversity of India. What are the main features of Indian society? Unity in diversity हम बोलते हैं। किस तरह से diversity of India specifically mentioned है यूपीएससी के सिलेबस में। इसके अलावा role of women and women's organizations, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये कुछ सोशल इश्यूज हैं जो यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं। विमेन एम्पावरमेंट किस तरह से की जा सकती है, रोल ऑफ विमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की चीज़ें। पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, ओवर पॉपुलेशन है, किस तरह से पॉपुलेशन को चेक किया जा सकता है, हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन क्या है, एंड उससे रिलेटेड इश्यूज जो लेट्स से माइग्रेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो कि पॉपुलेशन के साथ अटैच्ड हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, किस तरह से हम जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है उन्हें हम उनका इकोनॉमिक लॉट हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कोई गवर्नमेंटल स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं इनका लॉट इम्प्रूव करने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। इसी तरह से अर्बनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, तो ये सारी चीज़ें हमें सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन क्या इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी के ऊपर। हमारी सोसाइटी ओपन अप हो रही है, वेस्टर्न आइडियाज़ इंडिया में धीरे धीरे करके ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहे हैं जितने पुराने टाइम्स में नहीं थे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में कवर करनी है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, किस तरह से हम वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हैं। सोशल एम्पावरमेंट। कम्युनलिज्म, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, जब बहुत ज़्यादा रिलीजन का स्वे होता है पॉलिटिक्स के ऊपर, उस चीज़ को हमने स्टडी करना है कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एंड क्या उसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं। इसी तरह से रीजनलिज्म, हम जब नेशन की बात करते हैं तो हर रीजन नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एक रीजन अगर अपनी ही डेवलपमेंट के बारे में सोचे, नेशन के इंटरेस्ट को हैम्पर करता हुआ, तो उसे हम बोलते हैं रीजनलिज्म। द इश्यू ऑफ रीजनलिज्म क्या है, कहाँ कहाँ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या मेन इसके कंसर्न्स हैं डिफरेंट रीजन्स में, उन चीज़ों को हमने स्टडी करना है। सेकुलरिज्म, ये तो कम्युनलिज्म के साथ ही एसोसिएटेड टॉपिक है। सेकुलरिज्म कि सेकुलर स्टेट किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में। तो ये आपका इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जीएस पेपर 1 का, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अब ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी इंक्लूडेड है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। दोनों चीज़ें हमने डिटेल में करनी है। इसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, अब लिखने को ये जस्ट एक सिंपल सी छोटी सी लाइन है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन ऑलमोस्ट सारी फिजिकल ज्योग्राफी इसमें इंक्लूड हो जाती है।
आपको जियोमॉर्फोलॉजी करनी है, आपको क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना करना है जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आप एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हो, जिसमें आप क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल एंड वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। देन आपको ओशियानोग्राफी के बारे में स्टडी करना है, ओशंस को स्टडी करना है, ओशन के बॉटम रिलीफ फीचर्स को स्टडी करना है। इसी तरह से आपको मैप को स्टडी करना है, जो फिजिकल ज्योग्राफी के मेन फीचर्स हैं, मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनको आप मैप के साथ आप ट्रेस करके देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वाले पोर्शन का पार्ट हैं। अब कुछ चीज़ें इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की भी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन की हुई हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड including South Asia and the Indian subcontinent. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कि आयरन रिसोर्सेज, आयरन और रिसोर्सेज कहाँ मिलती हैं दुनिया में, कहाँ लाइक कौन कौन सी कंट्रीज आयरन रिच कंट्रीज हैं, इंडिया में आयरन और कहाँ अवेलेबल है, साउथ एशिया में आयरन और कहाँ अवेलेबल है। इसी तरह से कोल, मिनरल ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, यूरेनियम, ये जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया कि कहाँ कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये क्या पूछ रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं एंड क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अब मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ पे लगा सकता हूँ मैं? क्या मुझे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर मैं पंजाब में लगाऊं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या अगर मैं झारखंड में लगाऊं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, किस बेसिस पे मैं ये डिसीजन लेता हूँ, ये चॉइस करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाऊं? तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोलना है मेरे को, कहाँ खोलना बेनिफिशियल रहेगा, क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? तो ये आ जाएगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी वाली जो चीज़ें हैं वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फिर सम इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। अब ये सारी चीज़ें अदरवाइज वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूडेड हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक जो किया था सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन की हैं अपने सिलेबस में कि इन फिनोमिना के बारे में तो पता ही होना चाहिए, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से जो पोलर आइस कैप है वो मेल्ट कर रहा है, उसकी वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं। तो ये changes in the critical geographical features including water bodies and ice caps, ये जो changes आ रही हैं, अब इन changes, ये तो physical changes होगी, physical changes बायोलॉजिकल चेंजेस या फ्लोरा एंड फौना में भी चेंजेस इंड्यूस करती हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस भी इंड्यूस करती हैं। तो वो चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना क्या है, या अदर इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस क्या हैं? मॉनसूनल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भयंकर आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर्स लग रही हैं। तो ये क्या फिजिकल फिनोमिना है, क्यों हो रहा है, किस तरह से चेंजेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इन फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आ रही हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ज्योग्राफी के सिलेबस का पार्ट हैं। तो ये था हमारा जीएस पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस एज गिवन बाय यूपीएससी, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। अब हम बात करेंगे बुक लिस्ट की।
अगर आप खुद से इस पोर्शन को कवर करना चाहते हैं या अदरवाइज अगर आप किसी के साथ या हमारे साथ यूपीएससी का कोर्स भी कर रहे हैं, तो कौन सी बुक्स आपको इस पोर्शन जीएस पेपर 1 को कवर करने में हेल्पफुल रहेंगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंस एग्जाम। एज फार एज हिस्ट्री पोर्शन इज कंसर्न, इसमें आपकी एनसीईआरटीज, मतलब मैंने तीनों ही टॉपिक्स में एनसीईआरटीज को ही बेस माना है, क्योंकि मतलब एनसीईआरटीज आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। फॉर हिस्ट्री एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 6 to 12 आर दी बेसिक मटेरियल। जो आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से डील करती है। 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री से डील करती है। 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डील करती है। तो एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल 6th, 7th, 8th। फिर 9th, 10th, 11th, इन 3 क्लासेस की जो एनसीईआरटी है 9th, 10th एंड 11th, ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शन से डील करती है। फिर बचती है 12th की एनसीईआरटी। 12th की एनसीईआरटी 3 पार्ट्स में आती है, 12th पार्ट 1, 12th पार्ट 2, 12th पार्ट 3। इसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं, थीम्स पार्ट 1, थीम्स पार्ट 2, थीम्स पार्ट 3। पार्ट 1 एंशिएंट से डील करता है, पार्ट 2 आपका मेडिवल से डील करता है, पार्ट 3 मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से डील करता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डील करता है। तो 12th की एनसीईआरटी के जो 3 पार्ट्स हैं वो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डील करते हैं। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि हमने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी तो पढ़ी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी तो आनी है, वो कहाँ से तैयार करेंगे? उसके लिए बच्चे आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी आती है। पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ऐसे करके होगी। ये वाली जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाले पोर्शन में बहुत हेल्प करेगी। ये एक मस्ट रीड है अगर आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन कवर करना चाहते हैं। तो इसके साथ हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन रैप अप होता है। क्या कोई रेफरेंस बुक भी है जो हम स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए? अब हिस्ट्री का सिलेबस ना बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मेरे को आपको एक बुक बतानी हो कि जो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, दैट इज इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने ये बुक लिखी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छी बुक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हर एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में ये कवर करती है। जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। इंडियन सोसाइटी वाले पोर्शन के लिए, सोशल इश्यूज़ वाले पोर्शन के लिए, एक तो आपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करना है। इसके अलावा क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं आप उन्हें रेफर करें, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया करके जो एनसीईआरटीज़ हैं वो एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, आपने ये एक डायनेमिक सा सब्जेक्ट है, इसमें आपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करना है। क्या नई स्कीम्स हो रही हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर कोई लेट्स से इशू है, विमेन एम्पावरमेंट का इशू है, उस कंटेक्स्ट में क्या कुछ चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, किस तरह से हम अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ अपने करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडियन सोसाइटी वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। एंड अगर आप करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो अपनी स्टैटिक प्रिपरेशन के साथ तो आपको अच्छे आंसर्स लिखने में दिक्कत आएगी। तो करंट अफेयर्स को आपने रेगुलरली फॉलो करना है एंड जो चीज़ें आप स्टैटिक में स्टडी करो, एनसीईआरटीज़ में स्टडी करो, उसके साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करके ज़रूर पढ़ो। ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज़, जो 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, ये आपका बेस बनाती हैं ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए। इसमें 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी थोड़ी सी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। 9th, 10th की एनसीईआरटीज़ के ऊपर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं ये तो प्रॉपर बुक्स हैं, प्रॉपर रेफरेंस बुक्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए।
मतलब जो 11th एंड 12th में जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम की डिमांड्स या यूपीएससी एग्ज़ाम की नीड्स के हिसाब से। तो 6 to 12th क्लास की अगर आपने एनसीईआरटीज़ की हैं ज्योग्राफी में तो काफ़ी हद तक आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में भी वही चीज़ रहेगी, थोड़ा सा आपको करंट डेवलपमेंट्स के साथ रिलेट करके रखना पड़ेगा अपने कंटेंट को। कि लेट्स से कि आप रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं एंड रिवर्स ऑफ इंडिया में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स से पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा हो गया या गंगोत्री ग्लेशियर रिसीड कर रहा है, ये एक इशू है। हमने देखा था कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन हुआ है, अगर उस मेंशन किया है तो अगर उस कंटेक्स्ट में कोई करंट डेवलपमेंट्स रही हैं तो आप उन चीज़ों को अपने आंसर्स में लिखेंगे, बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे आप एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आप लोगों को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको रेफर करनी चाहिए जीएस पेपर 1 को कवर करने के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूपीएससी मेन एग्जाम। तो इसके साथ मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूंगा। हमने जीएस पेपर 1 के सिलेबस को बहुत डिटेल में स्टडी किया एंड कहां से इस पोर्शन को प्रिपेयर किया जा सकता है ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ जीएस पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, क्या डिटेल सिलेबस है एंड वो वाला पोर्शन हम कहां से कवर कर सकते हैं। सो विद दिस आई टेक योर लीव। आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव टू you people and would have helped you in preparing for the UPSC exam. So thank you from my side and all the best for the preparation.